नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और आज का विषय है एंशियंट हिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड, अर्थात एंशियंट हिस्ट्री के वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका अध्ययन करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, तथा प्रत्येक टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है और कम समय में कैसे आप एक स्ट्रेटजी के रूप में अपने अध्ययन को बढ़ाएं ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री से कर सकें, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं। तो आइए आते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहले पाषाण काल। साथियों, पाषाण काल से प्रायः 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें उत्खनन, खोजकर्ता, उत्खनन के विभिन्न साक्ष्य, स्थान, काल विभाजन और उनकी विशेषता से संबंध में क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन इसी टॉपिक से अन्य भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल से प्राप्त हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा संगनकल्लु। क्वेश्चन आएगा आपका इस टॉपिक से भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पाषाण काल से पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं जो दूसरा टॉपिक है सैंधव सभ्यता, अर्थात हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। सैंधव सभ्यता से भी एक आध क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें आपके स्थल में उनके खोजकर्ता, कहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ नदियाँ, अर्थात किस नदियों किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, सभ्यता की जो विशेषताएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। क्वेश्चन बन जाएगा कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी, तो जब आपको भिन्नता के बारे में पता होगा तब तो आप इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन आपको सुमेलित करने के लिए पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। जैसे हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी हुए, हस्तिनापुर के बीबी लाल हुए, तक्षशिला के जॉन मार्शल हुए, कौशाम्बी के एमजी मजूमदार हुए। तो इस प्रकार से साथियों सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो लाल कलर का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार साथियों हड़प्पा में क्या मिला है, तो समाधान R37 मिला। लोथल में क्या मिला है, तो गोदी मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो कालीबंगा में मिलता है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिलती है, तो मोहनजोदड़ो में मिलती है। इसी प्रकार आपका हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो रावी नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो घग्गर। लोथल तो भोगवा, रोपड़ सतलज। तो इस प्रकार से साथियों क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब मैं आप सभी के बीच वैदिक काल से पूछे जाने वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा करने वाली हूँ। वैदिक काल जो कि 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दोनों से लगभग समान रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि पहले तो देख लीजिए वेद, उपवेद, साहित्यिक स्रोत, सभ्यता का काल विभाजन, विशेषता। ये जो टॉपिक आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इस सारे टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बहुत ही मायने रखता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। क्वेश्चन आ जाएगा ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाने जाते थे। क्वेश्चन आएगा जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यालय किस में विश्वास करती थी या मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था। क्वेश्चन आ जाएगा प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कौन सा था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं। इसी प्रकार के कई प्रकार के युद्ध के देवता किसे समझा जाता है, वायु का देवता किसे समझा जाता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, तमसो माँ ज्योतिर्मय कथन है ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन आ जाएगा सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को
चुनौती देती है उल्लेखित है। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से साथियों पूछा जाता है। यदि हर एक टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी के लिए ये सारे टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही सहजता के साथ आप सभी इन सारे क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है मौर्यकाल। मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, पूर्व। और इसी के साथ एक टॉपिक इसमें समायोजित नहीं किया गया है, वो है धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म नोट कर लीजिए आप लोग। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो राजनीतिक परिदृश्य हैं उसको भी जरूर शामिल करिए। खास तौर पे जितने 16 महाजनपद हैं उनको शामिल करिए। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनके उपदेश से संबंधित, उनके धर्म से संबंधित सभी आयामों को आप तैयार करेंगे। इसी प्रकार जैन धर्म से संबंधित उनके जितने भी तीर्थंकर हैं, साथ में जो जैन धर्म के सिद्धांत है, खासतौर पे महावीर जी के बारे में सब कुछ आपको तैयार करना है। जो आपके 16 महाजनपद हैं उसके बारे में भी आप सभी को तैयार करना है। जो हीनयान महायान का जो अंतर है उसको भी आप याद करेंगे। तो अब आते हैं साथियों आप सभी के बीच मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, पूर्व मध्य काल पर। साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच हर टॉपिक वाइज लाया जा रहा है और इस टॉपिक वाइज के क्रम में आप सभी को बताया जा रहा है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाना है। तो आप अनिवार्य रूप से अवश्य ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के बीच आता है और ये भी ध्यान रखें उस क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है टेस्ट सीरीज में जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आइए देखते हैं कि मौर्यकाल से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। साथियों जैसे मौर्यकाल से क्वेश्चन बन सकता है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवाना प्रिय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है। क्वेश्चन आ जाएगा कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का वो शासक था। क्वेश्चन बन जाएगा इंडिका का लेखक कौन था। क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। अर्थात मौर्यकाल से सब कुछ जितने भी शासक हैं सब आप तैयार करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे परिदृश्य याद करेंगे। सेम इसी फॉर्म में साथियों मौर्योत्तर काल में भी आप तैयार करेंगे, गुप्त काल में भी तैयार करेंगे, गुप्तोत्तर काल में भी तैयार करेंगे, दक्षिण भारत में भी तैयार करेंगे। तो आप सभी के बीच ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आप सभी को यहाँ पर बताई हूँ। मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, युग, पूर्व। ठीक है साथियों जितने भी काल दिख रहे हैं सारे शासकों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करिए क्योंकि कई बार क्रम आ जाता है। कुछ महत्वपूर्ण इसके टॉपिक हैं। ठीक है, हाथी गुम्फा पूरा आपको तैयार करना है। ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा हो गया, प्लस आपका कुछ छोटे छोटे जो शासक हैं ठीक है उनके क्रम को आप लगा लीजिएगा, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। बहुत ही सहजता के साथ सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे साथियों यदि आप ध्यान से देखेंगे। और ध्यान रखिए इस काल की जो साहित्यिक प्रगति है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साहित्यिक प्रगति और वास्तुकला, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन साहित्यिक और वास्तुकला से ही पूछे जाते हैं और जो शासकों के जो क्रम है उसके क्रम में भी पूछे जाते हैं। जैसे साहित्यिक में आ जाएगा खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में कौन सा विश्व धरोहर स्थल आपका नहीं है। तो ये सब जो धरोहर वगैरह है वो मैक्सिमम इसी काल से रिलेटेड है। गुप्त काल में मतलब क्या गजब का स्थापत्य का विकास हुआ था, तो वहाँ पे ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूटों के संरक्षण के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ईट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, ये सारे इसी सब टॉपिक से रिलेटेड आप सारे पक्षों को सम्मिलित करते हुए तैयार करिए। निश्चित रूप से साथियों आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं के देवाकृत प्राय कैसे हैं, तो आपके चतुर्भुज हैं। आप यहाँ पे चोल काल का देख रहे हैं, तो चोल काल का ये क्या हो गया, ये हो गया उसके कला। तो कला के विभिन्न जो पक्ष हैं उसको जरूर करिएगा। दक्षिण भारत का जो स्थापत्य से रिलेटेड टॉपिक है उसको जरूर आप पढ़ेंगे। तो आइए साथियों अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया है। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर
मेरे द्वारा शासक, संस्थापक, उपाधियाँ, कार्य, साहित्य, स्थापत्य, विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया गया। अर्थात ऊपर ये जो टॉपिक बताई गई हैं उससे संबंधित आप जितने भी शासक हैं क्रमबद्ध रूप से शासकों को देख लेंगे। संस्थापक कौन था ये भी जरूर देखें, अंतिम शासक कौन था ये भी देखेंगे। उपाधियाँ कितनी बहुत से इसमें जो शासक है जो उपाधियाँ लिए हैं उसको भी तैयारी करनी है। महत्वपूर्ण उनके जो कार्य हैं वो भी आप तैयार करिए। साहित्य, स्थापत्य, विभिन्न विशेषताओं भी तैयार करेंगे। अब जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा अध्ययन स्रोत क्या है। तो साथियों मैं आप सभी को बताऊंगी, यूनिक का सामान्य अध्ययन इतिहास अल्टीमेट है। यदि आप यूनिक का सामान्य अध्ययन के इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, यूथ का भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, वो भी अल्टीमेट है, उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों किताबों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, या कोई भी स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं तो वो फैक्ट के लिए अल्टीमेट ये तीनों पुस्तकें हैं। चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे यूनिक का सामान्य अध्ययन हो, चाहे आपका यूथ का, इन तीनों में से कोई एक पुस्तक आप ईमानदारी के साथ ज़रूर पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ साथियों, आप NCERT 10, 11, 12 पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाता है। और फैक्ट के लिए मेरे द्वारा आप सभी को ऊपर का टेक्स्ट बुक बताया जा रहा है। यदि आप यूनिक का पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो किताब पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक के रूप में उसको आप फैक्ट के क्रम में पढ़ सकते हैं। NCERT जरूर पढ़िए ताकि कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो सके, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कथन कार्य से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। अब क्वेश्चन की जो प्रकृति है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, 3-4 कथन आपको दे दिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट बेस पर ही सही कर लेते हैं। तो आप सभी अवश्य ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए NCERT पढ़ सकते हैं। तो साथियों आप सभी को आज मेरे द्वारा बताया गया एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप सभी का परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से एंशिएंट हिस्ट्री के ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप जरूर अध्ययन करिएगा। आप सभी के बीच शीघ्र ही मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्लास के साथ आप सभी देख रहे होंगे कि मेरे द्वारा आप सभी को टॉपिक वाइज हिस्ट्री से संबंधित टेस्ट सीरीज को भी लाया जा रहा है, जिसमें हर एक टॉपिक से पूछे जाने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है। प्रयास किया गया है कि एक प्रश्न के साथ 6 से 7 प्रश्नों की तैयारी की जाए, क्योंकि व्याख्या के क्रम में एक साथ कई प्रश्नों को तैयार कराया जाता है। यह प्रयास होता है कि जो विभिन्न आयाम के प्रश्न हैं उसको भी उसी के साथ तैयार करा दिया जाए। यह भी बताया जाता है कि इस टेस्ट सीरीज को करने के बाद आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। साथियों यदि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए हैं जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के बीच उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से आप हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने वाले हैं। साथियों आप सभी अपने जीवन में सफल हो, अपने लक्ष्य की सफलता के साथ अपने सपने को पूरा करें। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।